दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो हम आ चुके हैं एंड आपने ख़बर तो सुनी ली होगी कि फैज़ान लखानी ने क्या बोला है। नासिर इस्माइल को जो है वो पाकिस्तान अंडर 17 टीम का हेड कोच बनाने वाले हैं। ये मुझे ख़बर जो है वो 7 दिन पहले से पता है। मैं जानता था कि ये होने वाला है, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ों के बारे में तब बात करनी चाहिए जब सही वक्त हो, और सही वक्त आ चुका है। तो उस पर हम बात करेंगे। एंड द थिंग इज़ कि मेरा नासिर इस्माइल साहब से कोई पर्सनल मसला नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, मेरे पास उनका नंबर भी है, सब कुछ है, कोई सीन नहीं, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मेरा उनकी आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। अगर एक आदमी ये कहता है कि एक भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लेयर उसको पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए, तो मैं उसकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हूँगा और मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना उठाऊँ। ठीक है। दूसरा, अगर एक आदमी ये कहेगा कि भाई मुझे सैफ के लेवल पे ना अंडर 17 का जो लेवल है, फिर से सुनो, अंडर 17 का लेवल, उसमें मुझे सिर्फ ये ट्रॉफ़ी जीतनी है, प्लेयर डेवलपमेंट जाए भाड़ में, मेरे को तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लेयर डेवलपमेंट होती है कि नहीं होती। तो मैं उस आदमी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, वो होगा, मैं चुप करके नहीं बैठने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता कि मोहसिन गिलानी साहब को भंग पिला के दी गई है या फिर जो है यहाँ पे भंग पी है किसी और ने, किसी कांग्रेस मेंबर ने या किसी क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने, कि आपने कौन से नशे करके इस्माइल साहब को जो है वो आपने पाकिस्तान अंडर 17 टीम का कोच बना दिया। मेरी समझ से बाहर है। आपको पाकिस्तान अंडर 17 के जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर का ख्याल नहीं आया उस टाइम पे? आपको ये इस टाइम पे ख्याल नहीं आता कि यार हमने इंडिया से जाके खेलना है, भूटान से जाके खेलना है, मालदीव से सैफ अंडर 17 में खेलना है? तो आपको उस चीज़ का ख्याल नहीं आया? आपको ये ख्याल नहीं आया कि किर्गिस्तान और कैम्बोडिया से हमने जो है वो खेलना है AFC अंडर 17 में नवंबर 22 से लेकर नवंबर 30 तक? आपको ये नहीं ख्याल आया? जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है मेरे लिए। सैफ अंडर 17 इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट नहीं है जितना AFC एशियन कप अंडर 17 क्वालिफायर्स जितना इंपॉर्टेंट है। उसके लेवल में और सैफ के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये रियलिटी है, चाहे इस बात को कोई माने या ना माने। सच को सच कहना और गलत को गलत कहना ज़रूरी है। ठीक है, और ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। नासिर इस्माइल साहब को अगर आप हेड कोच बना रहे हैं, ये एब्सोल्युटली थर्ड क्लास डिसीजन है, और मैं इसको थर्ड क्लास बोलूँगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके एक सजाद महमूद साहब कोच थे, अगर आप उनको भी कोच बना देते ना अंडर 17 का, मुझे कोई एतराज़ ना होता। क्यों? 2023 में भी अंडर 17 के वो कोच थे, 2024 में भी पाकिस्तान अंडर 17 के कोच थे। ठीक है, और वो लड़कों को जानते हैं। जो लड़के जो हैं वो कराची यूनाइटेड से निकले हैं, पोपो से निकले हैं, ऐसे गार्डन से निकले हैं, इन लड़कों को वो जानते हैं। ठीक है, उनको पता है फिर भी कि यार अच्छा ये लड़का इधर खेलता है, ये लड़का इधर खेलता है। नासिर इस्माइल साहब की पहले तो इनका जो A लाइसेंस है, क्योंकि A लाइसेंस मैंडेटरी होता है सैफ अंडर 17 में हेड कोच बनने के लिए पाकिस्तान का, AFC या UEFA A लाइसेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो अगर A लाइसेंस है तो इन्होंने A लाइसेंस आखिरी बार कब किया था? 2015 में। सजाद महमूद ने भी 2015 में ही किया है, नासिर इस्माइल साहब का भी 2015 का ही है। आखिरी बार इन्होंने कब रिन्यू कराया था किसी को कुछ नहीं पता। ठीक हो गया। फिर भी मैं कहता हूँ चलो सजाद महमूद को आप बना लेते, आप वलीद जावेद को भी बना सकते थे, लेकिन वलीद जावेद के केस में आप कहते हैं नहीं बनाना क्योंकि वो उसके पास ए लाइसेंस नहीं है। ठीक है, आप कहते हो उसके पास A लाइसेंस नहीं है, उसको नहीं बनाना। इसानुल्लाह आपके पास एक था ऐसा कोच जो कि क्वालिफाइड था। महमूद ख़ान के पास A लाइसेंस है, जो कि आपने अंडर 23 टीम का उसको कोच बना दिया, पाकिस्तान अंडर 23 टीम का उसको आपने असिस्टेंट कोच बनाया अंडर नॉल्बर्टो सोलानो। जो महमूद ख़ान साहब हैं उनका जो काम है ना सारा, वो 16 साल के बच्चों के साथ है और 17 साल के बच्चों के साथ है पिछले 10 साल का। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको पिछले 10 साल में उन्होंने किस एज ग्रुप के साथ काम किया है? अंडर 16, अंडर 17। आपने अंडर 23 का असिस्टेंट कोच बना दिया महमूद ख़ान साहब को। मतलब ये कौन से भंग पी के आपने ये डिसीजंस लिए हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, मुझे नहीं समझ आ रही है। ठीक है, ये मोहसिन गिलानी साहब ने लिए हैं, ये शाहिद खोकर ने लिए हैं, ये मिस्टर हाफिज़ ज़काउल्लाह ने लिए हैं, ये जो भी डिसीजन ले रहा है ये एब्सोल्युटली थर्ड क्लास डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस मोमेंट इन टाइम पे, और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे पाकिस्तान अंडर 17 के बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। एक तरफ शहजाद अनवर साहब थे जो कि कहते थे डायस्पोरा प्लेयर्स को और लोकल प्लेयर्स को साथ मिला के चलना चाहिए। मैं भी पिछले 2.5 साल से ये बकवास कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे कि लोकल प्लेयर्स को और डायस्पोरा प्लेयर्स को साथ मिला के चलो। ठीक है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती।
कुछ लोगों के भेजे में ये दिमाग में उनके ये बात नहीं घुसती है, ठीक है। इसमें तारिक लुत्फ़ी भी शामिल हैं, इसमें नासिर इस्माइल साहब भी शामिल हैं, ये इस तरह के कोचेज़ इसके अंदर शामिल हैं जो कि ये कहते हैं कि सिर्फ लोकल प्लेयर खेलेगा, पाकिस्तानी ओवरसीज़ को हम नहीं आने देंगे, ठीक है। अब अगर आप ये डिसाइड करेंगे तो फिर आप ये भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके ऊपर बैकलैश आएगा, आप पे शदीद क्रिटिसिज्म आएगा सर, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आएगा और वैसे भी आएगा, सही है। तो आप ये मत समझिएगा कि आप पे क्रिटिसिज्म नहीं आने वाला। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की प्रिपरेशन है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। अंडर 23 की ट्रेनिंग कैंप आपने अभी तक अनाउंस नहीं की है। सुनने में आ रहा है कि 13 या 14 तारीख को वो अनाउंस करेंगे, या तो 13 तारीख को वो पता लगेगा ट्रेनिंग कैंप होनी है। इंडिया ने ट्रेनिंग कैंप अभी से क्या कर दिया अपना, इंडिया ने ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया, ठीक है। बांग्लादेश ने अंडर 23 का प्रिलिमिनरी स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिया है। मैं उसके ऊपर अभी डिटेल में बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट इट। एंड ऑल्सो एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अंडर 17 पे क्यों कह रहा हूँ मैं कि ट्रॉफी जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है प्लेयर की, प्लेयर डेवलपमेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। वाई डू आई से दिस, तुम सवाल पूछोगे। 2011 में जब आप सैफ अंडर 15 जीते हो ना, 2011 में, आज से तकरीबन 14 साल पहले, सजाद महमूद साहब आए एयरपोर्ट पे और वो फूलों के हार उनको पहनाए गए और वो टाइटल लहराते हुए आ रहे थे, इंडिया को फाइनल में हरा दिया था। उसके एक महीने बाद उसी इंडियन टीम ने, जिसको आपने फाइनल में हराया था ना, सैफ अंडर 15 के आपने फाइनल में उसको हराया था, सही है, उसी इंडियन टीम ने अंडर 17 में जाके क्या किया था, एशियन कप क्वालिफायर्स में टॉप किया था अपने ग्रुप में, और वो एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर गए थे अंडर 15 या अंडर 17 लेवल पे एक महीने बाद। तो ज़्यादा बड़ा मार्का किसने मारा, आपने सैफ टाइटल जीत के बड़ा मार्का मारा या इंडिया ने बड़ा मार्का मारा कि वो एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर गए अपने एज ग्रुप में, अंडर 15 अंडर 17 के मेन टूर्नामेंट में। पूरी दुनिया जानती है कि सैफ चैम्पियनशिप की और एशियन कप की जो है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है क्वालिटी में। उधर आपको ईरान मिलती है एशियन कप में, AFC में, उधर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलती है, ओमान मिलती है, किर्गिस्तान मिलती है, इराक मिलती है आपको, और यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। मैंने हमेशा ये बात की है, सैफ एक कचरा फेडरेशन है, हमेशा से कचरा फेडरेशन था, और इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इन सबको ही छोड़ के चले जाना चाहिए, और पाकिस्तान को अगर इन्विटेशन आता है कैफे से तो उसको भी छोड़ के चले जाना चाहिए। इसको हर कोई कचरा बोलता है आपकी जो सैफ फेडरेशन है, और ये कचरा है, कचरा को कचरा कहना ज़रूरी है। थर्ड क्लास चीज़ को थर्ड क्लास नहीं बोलोगे तो हमेशा मीडियोक्रिटी की ज़िंदगी गुजारोगे। तो यही चीज़ है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेज़ योर वॉइस अगेंस्ट दिस अपॉइंटमेंट। मैं इस अपॉइंटमेंट के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, चाहे नासिर इस्माइल साहब होते या तारिक लुत्फ़ी साहब होते या कोई भी साहब होते जो ये कहते हैं कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लेयर तो किसी सूरत नहीं खेलेगा। मैं उस आइडियोलॉजी से एग्री नहीं कर सकता। जो आदमी ये कहता है कि अंडर 17 पे टाइटल जीतना ज़रूरी है, मेरे लिए उसकी सोच दकियानूसी है। क्यों? क्योंकि आपका जो पीटर बटलर है ना, जो बांग्लादेश विमेंस टीम का अंडर 20 का कोच है, पीटर बटलर, नाम तो सुना होगा, वो अभी उसने विमेंस टीम, सीनियर विमेंस टीम को एशियन कप में लेके गया बांग्लादेश की हिस्ट्री में पहली बार, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। अंडर 20 का सैफ चैंपियनशिप का टाइटल भी उसने जितवाया है, लेकिन उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला टाइटल जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अंडर 20 की बच्चियों को, उनकी विमेंस टीम को डेवलप करना। और वही काम होता है एक यूथ कोच का, जो कि ना नासिर इस्माइल साहब को आता है, ना सजाद महमूद को आता है, ना ही तारिक लुत्फ़ी को आता है। और ये रियलिटी है आपके मुल्क की। सैफ चैंपियनशिप का टाइटल जीत के अंडर 17 लेवल पे फड़ियाँ तो मार लोगे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप, ओवर एज प्लेयर्स उठा के ले आओगे जिनके बे फॉर्म पे लिखा होगा 2008, ठीक है, या 2009 लिखा होगा, और वो असल में 2003 में पैदा हुए होंगे। उनको आप उठा के ले आओगे, उनके साथ सैफ चैंपियनशिप जीत जाओगे जैसे 2011 में जीत गए थे। ये रियलिटी है आपके मुल्क की। तो अगर आप बुलशिट अपॉइंटमेंट्स करोगे तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, बेशक आप मुझे जेल में पकड़ के डाल दो, ठीक है। फिर ये ना एक्सपेक्ट करना कि शायान उबैद अलेक्जेंडर चुप करके बैठा रहेगा, ये नहीं होने वाला। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये थर्ड क्लास अपॉइंटमेंट्स तो चलें आप करवाते ही रहेंगे। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं जी कि वो उन साहब को, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको पाकिस्तान अंडर 23 का टीम मैनेजर बना दिया गया। अच्छा, अब टीम मैनेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? उनकी लॉजिस्टिक्स की ड्यूटी होती है, उन्होंने मीडिया रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, ठीक है, और उन्होंने उनका टैक्टिक्स में और टीम सिलेक्शन में इतना अमल दखल नहीं होता वैसे, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। तो टीम सिलेक्शन में नॉल्बर्टो सोलानो ही होंगे, और जो उनके असिस्टेंट कोच हैं वो महमूद ख़ान और 3-4 उनके असिस्टेंट कोच हैं, सही है। वो मैं ट्वीट भी यहाँ पे लगा दूंगा, आपको नज़र आ जाएगा। तो महमूद ख़ान एक असिस्टेंट कोच है, उसमें से 3-4 पाकिस्तानी हैं असिस्टेंट कोच। टीम मैनेजर का और असिस्टेंट कोच का बिल्कुल डिफरेंट रोल होता है। असिस्टेंट कोच जो है वो
टीम सिलेक्शंस के अंदर और जो प्लेयर परफॉर्मेंस है उसके ऊपर और प्लेयर को गाइड करने में हेल्प करता है। वो टीम मैनेजर का काम नहीं होता, वो असिस्टेंट कोच का काम होता है। और असिस्टेंट कोच भी ये बताता है कि किस प्लेयर को वो सजेशन देता है मैनेजर को कि किस प्लेयर को कब अंदर डालना है और किस प्लेयर को कब जो है वो सब ऑफ करना है। सही है। तो ये फ़िलहाल जिन साहब को टीम मैनेजर बनाया गया है उनको ये जिम्मेदारी नहीं सौंपेगी कि आप बताएं जी कि किस प्लेयर को सब इन करना चाहिए और किस प्लेयर को सब ऑफ करना चाहिए। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं AFC अंडर 20 के ऊपर। AFC अंडर 20 में अगेन पीटर बटलर जो है वो बांग्लादेश की विमेंस टीम के साथ धूम मचा रहे हैं इस मोमेंट इन टाइम पे। उन्होंने 3-1 जो है वो लाओस को हराया, फिर तिमोर लिस्ते को भी उन्होंने हरा दिया। सगोरिका जो हैं उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे पहले वाले मैच में जो लाओस का जो मैच था। और आप देख रहे हो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस हो रही है। हालांकि पीटर बटलर जो है वो ख़ुद कहते हैं कि यार मैं अपनी सैफ की जो अंडर 20 टीम थी उससे मैं खुश नहीं था। और AFC अंडर 20 में भी जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो इजहार करते हैं इस चीज़ का कि यार अभी भी इस टीम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो मिडफील्ड है वो बार बार पोजीशन लूज़ कर देती है बांग्लादेश की अंडर 20 की जो टीम है। तो क्योंकि वो पोजीशन लूज़ कर देती है तो पीटर बटलर उसके साथ इतना ज़्यादा खुश नहीं है। ही वॉन्ट्स प्लेयर्स टू डेवलप विद द बॉल, on the ball he wants them to develop. That's why he says this, ठीक है। and this is why he is so critical all the time of his own team. तो वो बंदा जो है कमाल कर रहा है इस मोमेंट एंड टाइम पे और उसको अप्रिसिएशन जानी चाहिए। अगला जो मार्का बांग्लादेश खेलेगी AFC अंडर 20 का जो एशियन कप है क्वालिफायर्स, उसमें इनका अगला जो मैच होगा तिमोर लिस्ते के बाद, आज उन्होंने तिमोर लिस्ते को हराया, साउथ कोरिया से उनका मैच है। साउथ कोरिया को हराना एक बहुत ही बड़ी बात होगी अगर हरा देते हैं, अगर ड्रॉ कर देते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये जो बांग्लादेश की टीम है ये कोई बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल पाएगी, लेकिन हाँ एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेल सकती है, एक फाइटिंग जो है मैच देखने को मिल सकता है साउथ कोरिया के अगेंस्ट। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। दूसरी तरफ नेपाल ने 1-0 से जो है सऊदी अरेबिया की विमेंस टीम को हरा दिया। हालांकि नेपाल ने अपना जो पहला मैच था वो 1-1 से ड्रॉ कर दिया था, तो भूटान के साथ उनका ड्रॉ हुआ था जो पहला मैच था नेपाल का। सो एक उनका मैच ड्रॉ हुआ है, अभी उन्होंने सऊदी अरेबिया को हरा दिया है, लेकिन उनके जो आने वाले मैचेस हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। नॉर्थ कोरिया ने, अगर आपको याद हो तो सऊदी अरेबिया को 15-0 से हराया था। और नॉर्थ कोरिया सऊदी अरेबिया दोनों नेपाल के ग्रुप में, दोनों के दोनों AFC अंडर 20 एशियन कप जो विमेंस का क्वालिफायर है। तो वहाँ पे नेपाल के लिए बहुत मुश्किल है कि क्वालिफाई अब कर सकें वो यहाँ से, क्योंकि भूटान वाला रिज़ल्ट एक बहुत ही बुरा रिज़ल्ट था ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो मैच क्योंकि फर्स्ट मिनट में नेपाल ने गोल मार दिया था, अंडर 20 जो टीम थी पहले मिनट में गोल मार दिया था, उसके बाद आप लो ब्लॉक में बैठ गए हो तो फिर वहाँ से आपने जो है गेम की ग्रिप लूज़ कर दी है। तो जैसे ही वो है तो काम ख़राब हो गया। इंडिया का जो मैच है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग उनका दूसरा मैच नहीं हुआ, उनका दूसरा मैच आज होना है। पहला मैच जो था उनका इंडोनेशिया के साथ था और मैंने बोला था कि अपने एक लाइव सेशन में कि जो इंडोनेशिया है वो टफ़ टाइम देगी इंडिया को। उस टाइम लोग मुझे कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमने तो 2 साल पहले हराया है इंडोनेशिया को, लेकिन मैंने कहा था इंडोनेशिया टफ़ टाइम देगी और वही हुआ है। आपने ड्रॉ कर लिया है, 0-0 ड्रॉ हुआ है। चाइनीज़ टाइपे के टाइम भी मैं यही बोलूँगा कि चाइनीज़ टाइपे को जितना अंडर एस्टिमेट आप कर रहे हो उतनी अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत है नहीं। 4 साल पहले अगर आपने इंडिया ने चाइनीज़ टाइपे को हराया है तो मेरे भाई वो हिस्ट्री है, अभी की बात करो, अभी क्या करना है। क्योंकि 2 साल पहले हराया, 4 साल पहले हराया, दैट डज़ नॉट मैटर। ऑन द डे क्या करोगे वो बताओ मुझे। क्या प्रिपरेशन होगी आपकी इंडियन विमेंस टीम की, आपकी अंडर 20 टीम की क्या प्रिपरेशन थी इस टूर्नामेंट में आने से पहले? सारे सवालात तो ये आपको अपनी मैनेजमेंट से पूछने चाहिए ना। तो ये चीज़ है कि मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि इंडोनेशिया को हराना इतना आसान नहीं होगा अंडर 20 लेवल पे। मेरे से लाइव सेशन में एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था और चाइनीज़ टाइप ए के टाइम भी मैं यही बोलूँगा, आई विल से द सेम थिंग, उससे मैं हटने नहीं वाला। दूसरी चीज़ ये है कि एक और जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कल्याण चौबे साहब जो हैं, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने, अब मुझे नहीं पता ये दिलासा दिया है या उन्होंने खुशखबरी दी है, क्योंकि बहुत से इंडियन क्रिएटर्स कह रहे हैं कि भाई ये तो दिलासा है कि आपने कह दिया जी कि सुपर कप जो है वो हम पहले करवाएंगे, सितंबर में हम करवा देंगे सुपर कप, और उसके बाद जो है हम 1 महीने के बाद जो है या 2 महीने के बाद हम नवंबर तक हम ISL स्टार्ट करवा देंगे ताकि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो रिदम में रहें। बात तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन कोई प्रॉपर डेट आप देंगे कि नहीं देंगे? वेयर आर द प्रॉपर डेट्स? प्रॉपर डेट कब दोगे आप? क्योंकि सुपर कप जो जीतता है वो सीधा जाता है कहाँ पे? AFC चैम्पियंस लीग 2 के अंदर वो क्वालिफाई करता है। उसके लिए जो चैम्पियंस लीग है ना AFC का, उसका जो सेकंड ईयर है उसके लिए वो क्वालिफाई करता है, जो सुपर कप जीतता है, जिसको पहले हीरो सुपर कप बोला जाता था। तो ये खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन वेयर आर द डेट्स? डेट्स कहाँ है सुपर कप की? अब मुझे नहीं पता लग रहा है कि ये लारा है, दिलासा है,
या ये वो खुशखबरी दे रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रही। तो ये अब इंडिया के जो सब्सक्राइबर्स हैं वही हमें बेहतर बता सकते हैं। अगर सुपर कप स्टार्ट हो जाती है तो इससे अच्छी कोई बात है नहीं वैसे इंडियन फुटबॉल के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उनकी जो बेंगलुरु एफसी है उन्होंने भी कह दिया भाई कि हम अपने फर्स्ट टीम कोचेज़ को और स्टाफ को वेजेस नहीं देंगे। तो ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। एनीवेज, अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की मेंस टीम के अंदर, जिसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 4 डायस्पोरा प्लेयर्स को अंडर 23 टीम के अंदर ले आए हैं जो कि खेलेगी AFC एशियन कप अंडर 23 का क्वालिफायर। एग्जैक्टली यहाँ पे ज़यान अहमद को वो लेकर आए हैं जो कि USA की जो यूनिवर्सिटी लीग्स होती हैं उसके अंदर वो खेलता है, USA यूनिवर्सिटी लीग्स। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पता हो क्यूबा मिचेल का, तो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था, वो वसुंधरा किंग्स आ गया, सनडरलैंड अंडर 21 में खेलता था, उसको भी इंक्लूड कर दिया है। क्यूबा मिचेल भी होगा, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है वो। फहमीदुल इस्लाम जो है वो लेफ़्ट विंगर है और वो सीरिया डी में खेल चुका है, जो इटली का 4th टियर है ओल्बिया के लिए। ठीक है, इटली का 4th टियर, ठीक ठाक वो लेवल है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें तनिल सालिक का मैं काफ़ी बार नाम ले चुका हूँ, अपने लाइव सेशंस में भी मैंने नाम लिया है, वीडियोज़ में भी मैं नाम ले चुका हूँ। वो स्टीवन एज फुटबॉल क्लब जो है, जो इंग्लैंड में खेलता है, उसकी अंडर 18 टीम में वो खेल रहा है इस वक्त तनिल सालिक। और उसने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो अपने बांग्लादेश के पासपोर्ट के लिए काम कर रहा है उसके ऊपर, और वो बहुत जल्द बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो आ चुका है। और बातें चकमा जो बांग्लादेश के जो क्रिएटर हैं, उन्होंने भी ये मेरे लाइव सेशन पे आके, मेरे चैनल पे आके ये बात की थी कि तनिल सालिक आ जाएगा, और खुशखबरी ये है कि वो आ गया। अब 4 डायस्पोरा प्लेयर्स, ओवरसीज़ बांग्लादेशी प्लेयर खेलेंगे, जो कि अच्छी खबर है बांग्लादेश की अंडर 23 टीम में, जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पे यही बात है कि प्रेपरेशन कैसे होगी, फ्रेंडलीज़ कितने करवाए जाएंगे, और दूसरा ये है कि ट्रेनिंग कैंप कितने दिन का होगा। ये मेरा क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग कैंप कितने दिन का होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई एम श्योर फ्रेंडलीज़ तो बांग्लादेश ने करवाने हैं, वो अंडर 23 के बांग्लादेश जो है वो फ्रेंडलीज़ करवाएगा, वो उनके पहले से बुक होए हुए थे, वो तो वो करवाएंगे। बट ट्रेनिंग कैंप कितने दिन का होगा वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मोमेंट एंड टाइम पे। दूसरा शेख मुरसलीन है, वो भी स्क्वाड के अंदर है, उनको भी इंक्लूड किया गया है, वसुंधरा किंग्स के लिए खेलते हैं। ठीक है, सैयद क्वाज़ेम शाह किरमानी का लोग बोल रहे थे, वो लड़का जो है वो 26 साल का है, वो अंडर 23 में नहीं खेल सकता, और वो लड़का खेलता है पुलिस डिपार्टमेंट में, अभी उसका ट्रांसफ़र हो गया है ढाका अबाहानी लिमिटेड में। ठीक है, अब वो लड़का भी जो है वो कनाडा की एल्बर्टा यूनिवर्सिटी में खेलता था, एल्बर्टा यूनिवर्सिटी जो थी वो उधर से ट्रेन होके आया है कनाडा से, तो वो भी तकरीबन आप कह सकते हो अ बिट ऑफ एन ओवरसीज़ बांग्लादेशी प्लेयर है, जो बाहर पढ़ने गया, उसके बाद फिर वहाँ पे खेला कनाडा में और फिर वापस आया। सो वो भी नेक्स्ट लेवल प्लेयर है, मतलब उसकी जो टेक्निकल एबिलिटी है वो नज़र आ जाती है कि वो किधर से आया है। लेकिन वो खेल नहीं सकता अंडर 23 में क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। 2003 वाले जो बॉर्न है वो एलिजिबल है, 2003 बॉर्न जो है। फिर इसके साथ इसमें अल अमीन भी है, अल अमीन जो है वो बांग्लादेश की पुलिस डिपार्टमेंट में खेलता है। ठीक है, फिर मेहदी सराबोन भी है। मोस्टली आप देखोगे वसुंधरा किंग्स से प्लेयर्स उठाए हैं इन्होंने, पुलिस डिपार्टमेंट जो बांग्लादेश का है वहाँ से प्लेयर्स इन्होंने उठाए हैं, और अबाहानी ढाका लिमिटेड से इन्होंने जो हैं वो प्लेयर्स इनकलकेट किए हैं अपनी टीम के अंदर। सो स्क्वाड काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी स्क्वाड है, ये 31 मैन का स्क्वाड है, बांग्लादेश का अंडर 23 स्क्वाड है ये, सही है। तो ये अभी तक डेवलपमेंट्स हैं जो कि अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, एंड आई होप कि बांग्लादेश जो है वो अंडर 23 में अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि बात सारी ये है, बांग्लादेश ने सिंगापुर से खेलना है, सिंगापुर की सीनियर टीम बांग्लादेश को हरा चुकी है। वियतनाम इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ, सिंगापुर को तो फिर भी शायद अंडर 23 टीम बांग्लादेश की हरा दे, हो सकता है सिंगापुर को हरा दे, लेकिन वियतनाम एक्सट्रीमली टफ है। यमन मैं समझता हूँ कि अगर आप वेस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन में देखें, अगर आप वैफ के अंदर देखें तो सबसे वीक टीम है वैफ की, यमन को हराया जा सकता है बाय द बांग्लादेश अंडर 23 टीम। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो डायस्पोरा प्लेयर्स का जो नंबर है इन दिस टीम, जो बांग्लादेश अंडर 23 की टीम है, वो कम है, कम से कम 6-7 होते हैं इसमें बांग्लादेश के ओवरसीज़ प्लेयर, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंट होता इन टर्म्स ऑफ द गेम जो कि वियतनाम और बांग्लादेश के बीच में होगा, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश का जो गेम है वो डिसाइड करेगा कि इस ग्रुप को कौन टॉप करेगा। मेरी रियलिस्टिक प्रेडिक्शन ये है कि बांग्लादेश इस ग्रुप में सेकंड फिनिश करेगी, और सेकंड प्लेस टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। सेकंड प्लेस टीम कैन क्वालिफाई अगर वो 4 बेस्ट रनर अप्स में आती है। तो ये जो वियतनाम वाला जो गेम है ना, ये डिसाइड करेगा कि बांग्लादेश ग्रुप टॉप करती है कि नहीं। इट विल बी द डिसाइडर।
सो इसलिए मैं कह रहा था कि ओवरसीज़ बांग्लादेशी प्लेयर्स और होने चाहिए थे, मज़ीद होने चाहिए थे। तो यही चीज़ है, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता। साउथ एशियन फुटबॉल जिंदाबाद।